हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। सो क्लास 10 सोशल स्टडीज तैयारी जीत की बेटा चल रही है अपनी सीरीज, जिसमें अपन ऑलरेडी वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज इन सब पर वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। लाइव क्लासेस में हमने डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत उनको जाकर के बेटा देखिएगा। आपका एग्जाम है बहुत जल्द और इसी सीरीज में, इसी तैयारी जीत की में आज हम आप सबके लिए लेकर के आए बच्चे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगे हुए हैं कल के एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से, और हम भी लगे हुए हैं कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिनकी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में कई बार आ भी चुके हैं बेटा, और चैप्टर का मेजर कंटेंट भी इन्हीं में से आता है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हाई डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया। एक्चुअली में जो साइमन कमीशन था बेटा, वो इंडिया में क्यों आया था, कारण क्या था। हमने प्रीवियसली इसके बारे में डिस्कस किया था कि साइमन कमीशन के विरोध में ही जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी हैं, उन्होंने लाइव असेंबली में बॉम्ब को जो है वो फोड़ा था, राइट। लेकिन साइमन कमीशन का एक्चुअली में एम क्या था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका बनता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कहता है भाई, साइमन कमीशन वॉज सेटअप इन द रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि उस समय पर जो भी बेटा नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उन नेशनलिस्ट मूवमेंट को रोकने के लिए साइमन कमीशन को जो है वो लाया गया था इंडिया में। ओके, सो व्हाट इट सेज, इट वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। साइमन कमीशन क्यों आया था कि जो भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो रिफ्रेम किया जा रहा है, उसमें अगर कोई भी चेंजेस अमेंडमेंट्स लेकर के आने हैं, उन्हीं चेंजेस को डिस्कस करने के लिए ये साइमन कमीशन जो है वो इंडिया में आया था। एक्चुअली में था क्या, इट अराइव्ड इन 1928 इन इंडिया एंड देयर वर 7 मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। कितने लोग थे बेटा, 7 लोग थे साइमन कमीशन में, और आया था कब, 1928 में, ठीक है। दे वर ऑल ब्रिटिश। सबसे जो चिंताजनक बात थी बेटा कि वो 7 के 7 लोग कैसे थे, वो ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। इंडियन नहीं था तो हम लोग इनसिक्योर थे इस चीज को लेकर के कि क्या हमारी लिए फेवरेबल लॉज एंड एक्ट्स बनाए जाएंगे नए कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं, राइट। Hence Indian decided to boycott the commission, और इसी वजह से इंडियंस जो हैं उन्होंने डिसाइड किया था बेटा कि इस कमीशन को हम बॉयकॉट करेंगे। ओके, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड प्रिंट कल्चर मेक टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए प्रिंट कल्चर इंडिया में भी आया, ठीक है। हमने पढ़ा था इसके बारे में कि गोवा से जो प्रिंटिंग कल्चर है वो इंडिया में आया था, राइट। लेकिन इस प्रिंट कल्चर का इंडिया के नेशनलिज्म पर क्या इंपैक्ट पड़ा, उससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। देखिए हमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो भी बेस्ट 2 पॉइंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स फॉर पुअर इन 19th सेंचुरी ड्यू टू प्रिंट कल्चर, ठीक है। कि सबसे पहला क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में बुक्स की अवेलेबिलिटी पुअर पीपल को भी होने लगी, बहुत ही चीप रेट्स पर उनको बुक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाने लगी। बुक्स वर बीइंग सोल्ड एट क्रॉस रोड एट चीपर रेट्स इन द सिटीज। देखिए क्रॉस रोड्स के साइड्स में भी बुक्स जो है वो वेंडर जो है वो सेल किया करते थे बुक्स को, साथ ही साथ बहुत ही कम दाम में ये किताबें जो है वो उनको प्रोवाइड की जाती थी। इट अलाउड पुअर पीपल टू ट्रेवल टू मार्केट टू बाय देम एंड गेन एक्सेस ऑफ नॉलेज। अब लोग आसानी से जाकर के इन बुक्स को खरीद सकते थे मार्केट में जाकर के, इजिली एक्सेसिबल पहले, अब वो जो है बुक्स जो है वो हो चुकी थी। पब्लिक लाइब्रेरीज, ड्यू टू प्रिंट कल्चर पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी एक्सपेंडिंग द एक्सेस टू द बुक्स। तो भाई पब्लिक लाइब्रेरीज भी सेटअप की गई जिसमें लोग जाकर के बुक्स को रीड कर सकते थे और नॉलेज को गेन कर सकते थे। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को डिफरेंट रिवोल्यूशनरीज के जो विचार हैं उनको पढ़ करके और नॉलेज गेन करने का मौका मिला, और साथ ही साथ हमारे कल्चर के बारे में और ज्यादा जानकारी उनको मिली थी। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट। पावर शेयरिंग का हमने जबरदस्त एक चैप्टर पढ़ा था बेटा पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका का हमने एग्जांपल लेकर के पढ़ा था कि क्यों पावर शेयरिंग एक्चुअल में जरूरी है। उसी से रिलेटेड हमारे 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, गिव एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। नाउ पावर शेयरिंग इज गुड, व्हाई, बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।
कि भाई जो आपस में मतभेद होने के चांसेस हैं वो पावर शेयरिंग होने से बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी के कुछ जो लोग हैं, कम्युनिटी से जो रिलेटेड जो लोग हैं, उनको कुछ पावर्स दी जाती है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। सेकंड है बेटा, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स पावर शेयरिंग with those affected by its exercise and who have to live with its effect. Power sharing increases working efficiency. अब डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मानी जाती है, राइट? क्यों मानी जाती है? क्योंकि डेमोक्रेसी इस पावर शेयरिंग के बिना एग्जीक्यूट होना एक तरीके से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है। शांति से एग्जीक्यूशन इसका पॉसिबल है ही नहीं, राइट? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन any two constitutional provision that make India a secular जैसे हम हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं बेटा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं। एवरी रिलीजन हमारे लिए जो है वो सब एक ही समान है, किसी एक धर्म को हम प्रमोट नहीं करते। इसी रीजन की वजह से कोई एक नेशनल लैंग्वेज या नेशनल रिलीजन इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो आइए इसी से रिलेटेड ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा है, कहता है मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। सबसे पहला, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। देखिए जैसे हमने बात की थी श्रीलंका की, तो वहां पर आपको एक ऑफिशियल रिलीजन देखने को मिलता है, लेकिन जब इंडिया की बात की जाए बेटा तो यहां पर कोई भी ऐसा ऑफिशियल रिलीजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले तो ये गारंटी किया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। साथ ही साथ रिलीजन के बेसिस पर कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ये चीज को बिल्कुल इंश्योर किया जाता है इसी कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर दिस provision of secularism. Okay, the constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, practice and propagate any religion. कि आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म के प्रचार कर सकते हो, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हो बेटा, किसी भी तरीके से आपको रोक नहीं लगाई जाएगी अगर आप इंडिया के एक नागरिक हैं तो। ओके, here we have question number 5, mention any 2 points of reform in political parties. देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें रिफॉर्म की बात यहां पर की गई है। आइए देखते हैं क्या है ये। सो द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस। कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन जो कि एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंट्री में इलेक्शंस को होल्ड कराने के लिए, तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने एक रूल बनाया है, नेसेसरी बना दिया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस जो है वो ऑर्गेनाइज करने ही हैं। इट शुड बी मैंडेटरी टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और साथ ही साथ उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी अपनी फाइल करनी है। ओके, हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन टू इकोनॉमिक अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। भाई ये जो डेमोक्रेसी इंडिया में है और साथ ही साथ कई सारे वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज में है, लेकिन इससे क्या फायदे होते हैं, क्या अचीवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला, डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर कंट्रीज। डेमोक्रेसी क्या है, बेटर है देन डिक्टेटरशिप, जिसमें भी हम पुअर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है, पुअर कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव साबित हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट जिसके देखने को मिले हैं। डेमोक्रेसी गिव्स द पब्लिक द राइट टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन। डेमोक्रेसी से क्या होता है कि आपको हर एक, आप जो चाहें उस तरीके के प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन को आप कर सकते हैं, आपको ये अधिकार डेमोक्रेसी देता है। साथ ही साथ इन्वेस्ट वेयर एवर देयर वांट, कि भाई जहां पर भी आप चाहते हैं वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको जो प्रॉफिटेबल, मोस्ट प्रॉफिटेबल जो जगह लगती है, बिजनेस लगता है, वेंचर लगता है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेटा, दैट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है। तो क्योंकि रिसोर्सेज का एक लिमिटेड बेटा क्वांटिटी होती है, और अगर हमने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दिया, वो क्वांटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे ही क्वांटिटी खत्म हुई तो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। सो व्हाई देयर इज नीड फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहीं पर ये क्वेश्चन आया है। तो कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मींस रेजिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव अ बेटर लाइफ। भाई आज की लाइफ अच्छी अपनी चल रही है, दैट इज गुड, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम आज जैसी अच्छी व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड लाइफ विद ऑल फुलफिलमेंट रिसोर्सेस हम दे करके जाए, ये हमारा एम होना चाहिए, और इसलिए रिसोर्सेस को इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करना चाहिए। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मेन एम भी होता है बेटा। ओके, सो व्हाट इट सेज नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो गुड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। जैसा कि आपने जानते हैं बेटा कि
एनवायरमेंट की एक एब्जॉर्प्शन और एक रीजनरेशन कैपेसिटी होती है रिसोर्सेज की। लेकिन अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इस रीजनरेशन और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा हम एक्सप्लॉइट अगर रिसोर्सेज को करते हैं तो अननेसेसरीली क्या होगा, ये जो रिसोर्सेज है बेटा ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में यहां पर बात की गई है। ओके, हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये जो फॉरेन ट्रेड है बेटा जी, ठीक है, इंडिया का बाहर से जो कंट्री से ट्रेड होना है, ये एक्चुअली में जो लिबरलाइज हुआ है इससे क्या फायदे हमें देखने को मिलते हैं। सो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड मींस रिमूविंग, भाई ये लिबरलाइजेशन जो शब्द है बार बार आता है, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं भाई रिमूविंग द अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फॉरेन ट्रेड एंड मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। कि भाई सबसे पहले तो जो अननेसेसरी के रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, ये चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते, इतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इतना एक्सपोर्ट करोगे तो ये टैक्स है, ये सारे जो अननेसेसरी के रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगे हुए हैं, इन सबको हटा देना, दैट इज द मेन पॉइंट फॉर लिबरलाइजेशन। ठीक है, द ट्रेडर्स आर फ्री टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। द ट्रेडर्स जो है वो क्या है, एकदम फ्रीली कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। नाउ गवर्नमेंट बिकम लिबरलाइज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो क्या हुई है, लिबरलाइज भी हुई है। ओके, हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच सेज व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर द इनएक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। भाई ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में जो आया था, एक्चुअली में इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, क्या ऐसी चीजें हो रही थी उस समय पर, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गया है। कहते हैं द रीजंस फॉर द नीड ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज to protect the interest of consumers and prevent exploitation of consumers by traders। उस समय पर बेटा क्या होता था कि कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय द ट्रेडर्स, लेस क्वांटिटी मेजर करके उनको प्रोवाइड की जाती थी, वेट्स कोई प्रॉपर नहीं दिए जाते थे, ठीक है, साथ ही साथ ब्लैक मार्केटिंग, ओवर प्राइस गुड्स को जो है वो बेचा जाता था, एक्सपायरी डेट के गुड्स भी बेच दिए जाते थे, ये सब बहुत तरीके से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। लेकिन यस, जहां जहां पर एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा वहां वहां पर उसके लिए सॉल्यूशंस भी निकल के आएंगे, और वही सॉल्यूशन था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बेटा। सबसे पहले कंज्यूमर के जो एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड जो भी एक्ट्स बने उनको कैसे खत्म किया जाए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आप देखेंगे। सेकंड, टू इन्फॉर्म कंज्यूमर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको उनकी ड्यूटीज क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, राइट्स क्या है, उस सब के लिए एजुकेट करने का काम भी इसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर किया गया था बेटा। ओके, सो हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। देखिए हिली एरियाज में मेजरली हमें सॉइल इरोजन देखने को मिलता है बेटा, लेकिन उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको हमने ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस भी किया था, और वही क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा भी गया है। तो कहता है टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। तो हमें ये स्टेप्स है जिनको हमें लिखना चाहिए। सबसे पहले, टेरेस कल्टीवेशन इज अ गुड वे टू रेस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन, कि हम टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे हमने उत्तराखंड के केस में हमने पढ़ा था, ठीक है, वहां पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। टेरेस कल्टीवेशन से सॉइल इरोजन में काफी मदद मिलती है बेटा। अफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अ वे टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि अफॉरेस्टेशन होगा और हेल्प मिलेगी सॉइल। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब जब पेड़ बढ़ेंगे तो पेड़ की जो जड़ें होती है बेटा वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, तो बहुत ज्यादा तेज पानी आ जाए या फिर बहुत ज्यादा तेज विंड आ जाए तो वो जो सॉइल है उसको अपने साथ में नहीं लेकर के जा सकती। फॉर दैट रीजन अफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो बी अ गुड थिंग, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो सॉइल इरोजन को। Here we have third, which is contour flowing. That is the kind of flowing we have discussed. Should be done to decelerate the flow of water down the slopes. ठीक है, तो ये भी एक तरीका है contour flowing आप करके भी जो डिसेलरेशन है, पानी का जो बहाव बहुत ज्यादा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, मेंशन एनी 2 गोल्स ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए एक जबरदस्त आंदोलन था, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, राइट, कुछ स्टेट्स ने मिलकर के इसको चलाया था। तो यहां पर बात की जा रही है कि एक्चुअली में इस नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो गोल है वो क्या था बेटा। तो सबसे पहले तो बेटा द मूवमेंट फोकस ऑन एनवायरमेंट इश्यूज लाइक सबमर्ज ऑफ फॉरेस्ट इन डैम, कि भाई जो फॉरेस्ट सबमर्ज हो रहे डैम्स में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन एक तो ये बचाया गया था, ठीक है। सेकेंड, टू प्रोवाइड गवर्नमेंट फैसिलिटीज टू द पुअर हु वर डिस्प्लेस्ड
ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब देखिए, जब नर्मदा और जितने भी जो ऐसे रिवर्स हो जिस पर डैम्स बनाया जाता है, तो वहां पर कुछ लोकल कम्युनिटीज भी रहती हैं, उनके लैंड वगैरह बेटा वो चले जाते हैं, क्योंकि उस लैंड के आसपास ही डैम को जो है वो बनाया जाता है। तो इससे लोकल कम्युनिटीज को भी जो है वहां पर हार्म होता, जिनकी जमीनें वहां पर थी। इस चीज के बचाव के लिए ही नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया था। ओके, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। डेवलपमेंट and expansion of rail transport has been more in the northern plains and less in the Himalayan region, mountain region. give reason. भाई जब अपन बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की, तो इसका हम नॉर्दर्न प्लेन में ज्यादा डेवलपमेंट देखते हैं, लेकिन जब माउंटेन और हिमालयन रीजन है वहां पर हमें बहुत कम रेलवे का जो है वो कनेक्टिविटी दिखती है। तो इसका रीजन क्या है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स आर अनफेवरेबल ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन। एक तो वहां पर क्या है, हर एक जो सिटी है वो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है बेटा, है ना, जितने भी हिमालयन रीजन में। सेकेंडली, जब हम बात करें जो लैंड रिलीफ है वहां का, वो भी क्या है, बहुत हाइट पर है। तो हर एक चीज, जब हम बात करें रॉ मटेरियल वगैरह, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है बेटा। वाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की जाए तो वहां पर रीचेबल डेस्टिनेशंस होती हैं, साथ ही साथ फेवरेबल कंडीशंस के चलते वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए वहां पर रेलवेज का डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, याद रहेगा बेटा। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच सेज व्हाई इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। देखिए, सस्टेनेबिलिटी जो है, देखिए क्वेश्चन ऐसा ही हमारा पहले भी आ चुका है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा घुमा करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही होता है जनरली, जब भी हम एग्जाम देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा करके दे दिया जाता है, एंड वी गेट कंफ्यूज कि सर जो टॉपिक हमने पढ़ा था ये उससे रिलेटेड तो है ही नहीं। तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो अगर पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन को कितना भी ट्रांसफॉर्म किया जाए आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, राइट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या है बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट development should meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs। कि भाई आज का डेवलपमेंट आप करो, दैट इज ओके, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस का भी ध्यान रखो, उनके लिए भी रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट ना हो, ऐसे आप इंटेलिजेंटली रिसोर्सेस को यूज करो। ओके, द इशू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट कंट्री। इट इज फेल्ट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी ऑब्वियसली रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, तो हमें उसी बढ़ी हुई पॉपुलेशन को जो है ये चीज से नॉलेज देना है कि भाई कैसे हम इंटेलिजेंटली जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज कर सकें, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसके लिए ये चीज बच पाए। अर्थ हैज इनफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अर्थ के पास क्या है, बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है बेटा, टू मीट आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ डेवलपमेंट इफ वी यूज देम इन एन इकोनॉमिक मैनर। अगर हम उसको एक सही तरीके से इकोनॉमिक मैनर में वेस्टेज नहीं करेंगे, बट इफ वी यूज देम रेकलेसली, लेकिन हम उसको अगर बेतरतीब तरीके से यूज करेंगे बेटा इन द ग्रीड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बस डेवलपमेंट चाहिए और इसलिए हम लगे हुए रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में, अगर इस तरीके का आपका नेचर है बेटा, सो आवर वर्ल्ड में बिकम द वास्ट वेस्टलैंड। तो हमारे वर्ल्ड में रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी बेटा, कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसी जगह जहां पर रिसोर्सेज जो है वो लेस अवेलेबल होते हैं उसको हम एक वेस्टलैंड की कैटेगरी में रख सकते हैं। ओके, याद रहेगा। सो आई होप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बेटा जी, और काफी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो हम आप डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ नोट डाउन भी इसको करते रहिए बेटा, है ना। सो हियर वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच सेज एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर contributes to the economic development of a nation। कैसे पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सबसे पहला प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले तो जो पब्लिक सेक्टर है बेटा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादा करती हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो इजीली अवेलेबल हो और डेवलप्ड फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए, इसके दूसरा एक अच्छा रीजन क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी इससे क्रिएट होती हैं। नाउ इट एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका भी डेवलपमेंट खूब ज्यादा होता है, वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। इट प्रमोट्स
बैलेंस रीजनल ग्रोथ, किसी एक जगह का केवल ग्रोथ नहीं होगा, हर एक रीजन्स का जो है वो ग्रोथ इसमें देखने को मिलता है। इट एंश्योर्स इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट चीपर रेट, तो काफी सस्ते दामों पर जो हमें गुड्स हैं वो बेटर क्वालिटी के वो भी उससे अवेलेबल हो पाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो अब मिस हुआ उसको भी हम डिस्कस करेंगे, इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, इट ब्रिंग्स इक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ, कि भाई इनकम और वेल्थ में इक्वालिटी क्रिएट करता है अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए हम अगर कहते रहे तो। ओके, सो याद रहेगा बेटा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाई नरेगा अर्लियर जिसका नाम था मनरेगा, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो बेटा फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, दैट इज MGNREGA, स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऐसी फुल फॉर्म्स बेटा जरूर याद किया कीजिए, क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड भी आते हैं, ठीक है। अर्लियर इट वाज नोन एज मनरेगा, नाउ इसको रिफॉर्म करके नरेगा के नाम से जाना जाता है। सो व्हाई नरेगा इज ऑल्सो कॉल्ड द राइट टू वर्क, इसको राइट टू वर्क क्यों कहते हैं अपन, एक्सप्लेन कीजिए बेटा। एवरी स्टेट और रीजन इन इंडिया हैज अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया। भाई हर एक जब रीजन की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए इंडिया में, तो वहां पर जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग दिस, इसी चीज को पहचाना गया और 2005 में ये एक्ट को हमने पास किया बेटा, जिसे बोलते हैं MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसके मेन फीचर्स नरेगा के क्या है, सबसे पहला टू इंप्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, की जो इंडिया की 200 डिस्ट्रिक्ट्स है, सबसे पहले इसकी रीच वहां तक पहुंची बेटा, और 200 डिस्ट्रिक्ट्स मिनिमम जो है वहां पर राइट टू वर्क इस चीज को इंप्लीमेंट किया गया। ये गारंटी दी गई कि इफ यू आर अनएम्प्लॉयड तो मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको रहेगा, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। टू गिव प्रेफरेंस टू द टाइप ऑफ वर्क दैट विल हेल्प इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, और ऐसे हम प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे यूजेस हम लेकर के आएंगे ताकि लैंड को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें, है ना, ऐसी चीजों को हम अपने यहां पर इन्वॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है किस वजह से, नरेगा के अंदर। ओके, here we have question number 15 which says how can you say that money eliminates the need for double coincidence of want। देखो डबल कोइंसिडेंस ऑफ want जो है, जैसे बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि जिस चीज की जरूरत मुझे वो आपके पास हो और जो चीज की जरूरत आपको वो मेरे पास हो, ऐसा एक ही समय पर होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मनी से ये चीज कैसे हटी, कैसे इसका सोल्यूशन मनी ने किया, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब आप बताइए सब इसको एक एग्जांपल के तौर पर। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज एन एसेंशियल फीचर इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, इन एन इकोनॉमी यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन हम आज की डेट में मनी को यूज कर सकते हैं बेटा, और इकोनॉमी में किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे को देकर के उसको खरीदा जा सकता है। और एलिमिनेट द दिस बाय प्रोवाइडिंग द क्रूशियल intermediates. Now, for example, it's not necessary for a shoemaker to look for a farmer who will buy shoes made by him and the same time sell rice to him. तो भाई अब shoemaker को अगर जूते बेचने हैं या फार्मर को अगर शूज खरीदने हैं, तो अब उसे वेट नहीं करना कि भाई shoemaker ये वेट नहीं करेगा कि भाई फार्मर मुझे राइस ला करके दे तभी मैं इसको शूज डिलीवर करूंगा। साथ ही साथ फार्मर को भी ये डिपेंडेंसी खत्म हो गई कि भाई अब मेरे को अगर शू खरीदने हैं तो मुझे इसको राइस देना है और उसी समय पर ये प्रोवाइड करो जब उसको उसकी नीड हो, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंस जो है ना वांट्स की, खत्म हो चुकी है बाय मनी। अब सीधा सीधा मनी जो कि कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसको आप यूज करके सीधा सीधा ऑल ओवर द कंट्री को आप ट्रांजेक्शंस को कर सकते हैं। ओके, हियर वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 16 says prove with your arguments that self-help groups are the building blocks of organization for the poor, for the rural people। तो कहते हैं टिपिकल एसएचजी, एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। कई सारे लोग होते हैं जो कि मिल करके ग्रुप फॉर्म करते हैं और जिसको जरूरत होती है उस ग्रुप में से उसको कुछ मनी प्रोवाइड करते हैं ऑन वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहते हैं भाई टिपिकल एसएचजी जो है उसमें 15 से 20 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एक आपस में आस पड़ोसी ही होते हैं, ठीक है, नेबरहुड से बिलोंग करते हैं। who meet to save and save regularly, जो कि अपनी सेविंग्स का कुछ पार्ट जो है वो उस एसएचजी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। मेंबर्स जो है वो स्मॉल लोन्स भी ले सकते हैं, कितना इजीली इसको लिखा हुआ है, लैंग्वेज बहुत सिंपल रखी गई है इसलिए ताकि आप इजीली इसको समझ भी पाएं, साथ ही साथ इसको इजीली आप जो है याद भी रख सकें, ठीक है। टू मीट देयर नीड्स द ग्रुप चार्जेस इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स बट दिस इज स्टिल लेस
एंड व्हाट द मनी लेंडर्स चार्ज। भाई अब ग्रुप में से अगर आपने पैसा उधार लिया तो इंटरेस्ट तो लिया जाएगा आपसे, लेकिन वो इंटरेस्ट काफी कम होता है एज कंपेयर टू मनी लेंडर्स जिनसे अगर लोन लिया जाए तो। ओके, सो व्हाट इट सेज नेक्स्ट बेटा, if the group is regular in saving it becomes eligible for availing loan from the bank। अगर एसएचजी में रेगुलर सेविंग्स की जा रही है, ठीक है, प्रोवाइड लोन किया जा रहा है, साथ ही साथ उसका पेबैक भी हो रहा है, तो इसको गवर्नमेंट की तरफ से, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से भी लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। नाउ द लोन इज सैंक्शन्ड इन द नेम ऑफ द ग्रुप्स is meant to create employment opportunities for the member। The basic idea behind the formation of SHG to create self employment for the poor। क्या एक बेसिक आइडिया रहता है कि हम जो गरीब लोग हैं उनको एक डिपेंडेंसी जो मनी लेंडर्स पर है उसको हम खत्म कर सकें। पर्टिकुलरली जो रूरल वुमेन है उनको हम टारगेट करते हैं यहां पर, ठीक है। द SHG हेल्प ग्रुप्स borrowers to overcome the problem of lack of collateral। देखिए किसी के पास अगर उधार रखने के लिए कुछ कोलेट्रल नहीं है बेटा, गिरवी रखने के लिए सॉरी, अगर कोई असेट वगैरह नहीं है तो उसको एसएचजी की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। अब समय समय पर इनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, बहुत ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है और समय समय पर इसको टाइम पर पे बैक भी किया जाता है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 17, in what ways does the Reserve Bank of India supervise the functions of bank? Very important is why is it necessary। देखिए आरबीआई के बारे में सभी जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल ओवर द इंडिया, जो कि सारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर उनको रेगुलेट करता है। कई सारे फंक्शंस के आरबीआई के हमने पढ़े थे बेटा, केवल नोट्स इशू करना आरबीआई का फंक्शन नहीं होता, और भी कई सारे फंक्शंस आरबीआई के होते हैं, ठीक है। सो द रिजर्व बैंक इंडिया ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। For instance, we have seen that the bank maintain a minimum cash balance out of the deposits they reserve। The RBI monitors that banks actually maintain the cash balance। ठीक है, हमने कहा था भाई जितना भी डिपॉजिट्स बैंक्स के पास आता है उसका एक सर्टेन पार्ट उसको सेव करके रखना होता है, बाकी का पार्ट का वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो वो प्रॉपर्ली सेव करके रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये चीज सुपरवाइज की जाती है आरबीआई के द्वारा बेटा, ठीक है। Similarly, the RBI sees that banks give loan not just to profit-making businesses and traders, but also to cultivator। भाई लोन भी प्रोवाइड किया जाए तो सबको प्रोवाइड किया जाए, है ना, केवल और केवल कोई बिजनेसमैन को अगर लोन दे रहा है ऐसा हम पूरा इंश्योर करते हैं आरबीआई कि ऐसा ना हो, जो स्मॉल फार्मर्स है उनको भी लोन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। नाउ द सुपरविजन ऑफ आरबीआई इज नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। पहला, इट एंश्योर्स सेफ्टी टू द बैंक डिपॉजिट्स ऑफ पीपल, कि लोगों ने पैसा जमा कराया अब वो सेफ है, सिक्योर्ड है, ये चीज एंश्योर की जाती है आरबीआई के द्वारा। सेकंड, इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेटा ऑल ओवर द कंट्री, कि भाई ऑल ओवर द कंट्री में इकोनॉमी कैसा वर्क परफॉर्म कर रही है, कैसा स्लो चल रही है, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, वो सारी चीजों को पब्लिश करने में भी आरबीआई हमारी मदद करता है। इट कंटेन्स करप्ट प्रैक्टिसेस दैट मे क्रीप विद इन बैंक्स, ठीक है। नाउ इट सपोर्ट्स द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटी and justice in circulation of money that accept in deposits and lending in any orderly manner, ठीक है। And finally the function says information sent by banks to RBI helps Ministry of Finance in drafting and submission of national budget each year। हर साल बजट अपना रिलीज होता है बेटा, तो करंट जो डेट चल रही है दैट इज द 1st Feb ऑफ एवरी ईयर, जिसमें हम गवर्नमेंट जो है हमारी वो बजट को रिलीज करती है, ठीक है। 1 अप्रैल से इसको इंप्लीमेंट भी किया जाता है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो वो पूरा डेटा जो कलेक्ट करने का काम है वो भी आरबीआई करता है और गवर्नमेंट का इस बजट को बनाने में मदद भी करता है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, क्रेडिट समटाइम्स पुशेस द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम व्हिच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। देखिए क्रेडिट प्ले क्या प्ले करता है क्रेडिट रोल, तो क्रेडिट प्ले अ नेगेटिव रोल व्हेन इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सर्कल ऑफ अ ट्रैप नोन एज डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है कि उधारी ले रहे हैं, उसको पेबैक नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, और उसको पे बैक करने के लिए एक नया उधार ले रहे हैं, तो आप एक तरीके के उधार चक्र में फंस जाते हैं, जिसको इंग्लिश में डेट ट्रैप बोलते हैं बेटा। अगर डेट ट्रैप के लिए आप लोन ले रहे हैं तो ये गलत है, एक नेगेटिव पार्ट है। नाउ इट्स कॉमन इन रूरल एरियाज। क्यों ऐसा हमें ज्यादातर रूरल एरिया में देखने को मिलता है? बिकॉज बोरोवर ट्राइज टू रीपे अ लोन बाय सेलिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्यों, कैसे भाई, हमने लोन लिया, सपोज कीजिए एज अ फार्मर हम लोन लेते हैं और जितना भी हमने एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस किया है
उसको हम पे बैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट दिस में नॉट बी इनफ टू रीपे द एंटायर लोन। लेकिन कभी कभी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होता बेटा, इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि जो हमने लोन एक्वायर किया था ना उसको रीपे किया जा सके। इन दैट केस जो रिमेनिंग अमाउंट होता है जिसको हम रीपे नहीं कर पाए हैं वो एक्चुअली में हमारे लिए डेट ट्रैप का कारण बन सकता है। सेकेंड, रूरल बोरोवर नॉर्मली डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस। और ज्यादातर जो रूरल बोरोवर्स हैं वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं बेटा? इनफॉर्मल कौन से होते हैं? जो मनी लेंडर्स है, जमींदार से, इनसे लोन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं रूरल जो लोग होते हैं, ठीक है। और इनसे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं क्योंकि इनके पास कोलेटरल जो है वो लेस होता है, जिसकी वजह से ये एक ड्रॉबैक इनका देखने को मिलता है। दिस रीपेमेंट ऑफ लार्जर अमाउंट्स में समटाइम्स बी लार्जर देन देयर इनकम। इवन उनकी जो इनकम जनरेट होती है उससे भी कहीं गुना ज्यादा तक उनको कभी कभी पैसा प्रोवाइड करना पड़ता है अपना लोन को चुकाने के लिए, ठीक है बेटा जी। Okay, so moving towards the next question, which is very important question. Differentiate between horizontal and vertical form of distribution of power. देखिए टेबल ऑफ डिफरेंसेस, जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था बेटा वीडियो में कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करें। बेटा जिसने वीडियो नहीं देखा है जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में सीधा 15 to 20% मोर अचीव करने में आपकी ये हेल्पफुल होगा बेटा, क्योंकि वहां पर सबको समझाया गया है कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, कैसे हम आंसर्स को लिखें, ठीक है। तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा बेटा। ओके, सो व्हाट इट सेज, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या है बच्चे? सबसे पहला हॉरिजॉन्टल पावर कौन सी होती है? ये हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन समझ आ चुका है, कई बार क्लास में डिस्कस भी किया गया है क्वेश्चन, तो इसको अपन पढ़ेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल में कहते हैं पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, पावर्स को हम क्या करते हैं सेम लेवल्स पर सेम ऑर्गन्स में हम जो गवर्नमेंट है ना उसके हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करें पावर्स की वर्टिकल में तो हम लेवल्स वाइज, ठीक है। देखो लेवल और ऑर्गन में फर्क है। जब भी बात की जाए गवर्नेंस की तो पावर को अगर आप इस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, लेजिस्लेचर, ठीक है, देन एग्जीक्यूटिव, कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव के पास है, कुछ लेजिस्लेचर के पास है, कुछ जुडिशरी के पास है ना, तो ये ऑर्गन्स कहलाते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। वहीं अगर हम लेवल वाइज पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पर पावर्स हैं कुछ, देन इससे थोड़ी सी लेस पावर्स हमें स्टेट लेवल पर देखने को मिलेंगी, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देखने को मिलेंगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है बेटा जी, है ना, अगर इस तरीके से पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसको अपन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। सेकंड कहता है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। देखिए ये तो सेम लेवल पर है लेकिन इनकी पावर्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, तीनों की पावर्स क्या हैं, अलग रहती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो पावर इन्वॉल्व्स हाईएस्ट एंड लोअर लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट। यहां पर हम देखें तो हाईएस्ट पावर इनके पास है, उससे कम पावर इनके पास, और इनसे भी लेस पावर्स हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पास में देखने को मिलती है। इट हेल्प्स इन चेक द यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पर नो सच कंसेप्ट ऑफ चेक एज अ पावर दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। वही अगर हम इसकी बात करें, इट एंश्योर्स द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, और यहां पर बोलता है इट प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो दीज कैन बी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको बेटा नोट डाउन कीजिएगा। Okay, here we have come for the last question for today. Okay, so before discussing this question, बेटा तैयारी अच्छे से रखिए अपनी, ठीक है। हमारा एग्जाम बिल्कुल जस्ट आने ही वाला है, कल ही हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर देंगे बेटा। एक छोटा सा गैप होता है, बस एक छोटी सी लाइन है बिटवीन दी कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बेटा आपको एक अच्छे नंबर लाने से पीछे ले जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखना है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ओके, अटेम्प्ट करेंगे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992? क्या था एम 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई थी उसका एम क्या था? तो बेटा जून 1992 100 से भी ज्यादा हेड्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स मीट हुए थे बेटा रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में लोकेटेड है, ठीक है।
ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स रहेगा यहां पर। स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और किस लिए समिट आए थे बेटा ये लोग? ये आए थे फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट को डिस्कस करने के लिए। तो द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो उसका सबसे मेन एम क्या था कि ये समिट रखी क्यों गई थी बच्चे? क्योंकि हम ये चाहते थे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो बातें हैं, इसको अब ग्रैंड लेवल पर किए जाए और एक सीरियस लेवल तक हम इसको लेकर के आए। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। भाई जो हमारा पूरा ग्लोब का क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उस पर एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, ठीक है, उसको हमने डिक्लेरेशन को साइन भी किया सबने। एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दिस कन्वेंशन अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी की वजह से उसमें जो साइन किए गए बेटा डॉक्यूमेंट था, इसको एक्चुअली एजेंडा 21 भी बोला जाता है, ठीक है। इस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजेंडा 21 एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए रिलेटेड टू सोशल साइंस, जिसमें डिफरेंट स्ट्रीम्स, चाहे हम बात करें हिस्ट्री की, सिविक्स की, या फिर इकोनॉमिक्स की, या फिर ज्योग्राफी की, वो हमने आज कवर किए हैं बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छे से इनको याद किया जाएगा। और दिल से बिल्कुल मैं आप लोगों के प्रे करूंगा बेटा कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो, ठीक है। पेपर कैसा हुआ है जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। बने रहिएगा हमारे चैनल पर, ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाइव क्लासेस हम कंडक्ट कर देंगे बेटा, ठीक है, और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट for the upcoming exam.